नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसी से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। आज के मनी सेंट्रल में सबसे पहले बात करेंगे जेपी मॉर्गन की बड़ी भविष्यवाणी की। एक महीने पहले जेपी मॉर्गन ने वैश्विक मंदी यानी ग्लोबल मंदी की बात कही थी। ग्लोबल रिसेशन के अनुमान को बढ़ाकर 60% किया था, लेकिन अब जेपी मॉर्गन ने यह कहा है कि अमेरिका और चीन, जिन्होंने एक दूसरे के ऊपर 90 दिनों के लिए टैरिफ में करीब 115% तक की भारी कटौती का ऐलान किया, उससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मंदी में फंसने का रिस्क कम हो गया। कैसे संभव होगा जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज बात करेंगे बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज यानी BOFA सिक्योरिटीज की। इन्होंने हाल ही में एक फंड मैनेजर सर्वे किया। इस सर्वे से यह पता चला है कि भारत अब जापान को पीछे छोड़कर सबसे पसंदीदा एशियाई मार्केट बन गया है। अब फंड मैनेजरों ने किन किन देशों को कम आंका और भारत को क्यों प्रेफर करने की बात कही, आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे RBI की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इलेक्ट्रिक वाहन यानी EV से जुड़े कुछ डिजिटल वॉलेट की जांच की जा रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। माना जा रहा है कि यह कदम देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस देने वाली ब्लू स्मार्ट के अचानक बंद होने के बाद ये जो कदम है ये उठाया गया है। क्या है पूरा मामला, इसको भी समझेंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। अमेरिका और चीन ने जैसे ही दुनिया भर में ट्रेड वॉर को अस्थायी तौर पर रोकने का संदेश दिया, दुनिया भर के बाजारों में खुशी की लहर दौड़ गई। जो लोग आज से एक महीने पहले मंदी मंदी चिल्ला रहे थे, वो भी बैकफुट पर आते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा वाकया जेपी मॉर्गन से जुड़ा हुआ है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार जेपी मॉर्गन के मुख्य अमेरिकी अर्थशास्त्री माइकल फेरोली ने कहा कि चीन पर टैरिफ कम करने से मंदी की संभावना कम हो गई। एक महीने पहले जेपी मॉर्गन ने ग्लोबल मंदी का अनुमान बढ़ाकर 60% किया था, लेकिन अब फेरोली का कहना है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मंदी में जाने का जोखिम 50% से भी कम है। इसके साथ ही बैंक को अब उम्मीद है कि 2025 में अमेरिकी इकॉनमी 0.6% की दर से बढ़ेगी, जबकि पहले ये 0.2% रहने का अनुमान लगाया गया था। सर, कैसे देख रहे हैं जेपी मॉर्गन की इस भविष्यवाणी को? देखिए, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में हालात बदले हैं, उसके बाद इस बात की एक तरह से संभावना या उम्मीदें बढ़ गई थी कि अब जो ट्रेड को लेके जो टकराव दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुरू हो रहा था, चीन और अमेरिका के बीच में, चीन दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की, अमेरिका पहली है, उसकी वजह से पूरी दुनिया में एक बड़ा रिसेशन आ सकता है। इस तरह के आसार साफ तौर पर नज़र आने लगे थे जब 145% का टैरिफ अमेरिका ने लगा दिया और चीन ने 125% का टैरिफ अमेरिका पे लगा दिया। और दोनों देश बिल्कुल भी अपनी जो जिद है या अपने जो रुख है उससे टस से मस होने के लिए राजी नहीं थे। और इसी दौर में तमाम जो एजेंसियां हैं, तमाम जो ब्रोकर हाउस हैं या बैंक्स हैं, उनकी साफ तौर पर इस बात को लेकर वार्निंग आई, चेतावनी आई कि न सिर्फ अमेरिकन इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती है इस टकराव की वजह से, बल्कि पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी ही अब मंदी की चपेट में आ सकती है। आपको याद होगा जो रे डेलियो हैं जो कि 2008 की जिन्होंने मंदी की भविष्यवाणी की थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इतना ही नहीं, अगर ट्रेड पॉलिसीज को ठीक से हैंडल नहीं किया गया तो अमेरिका में मंदी से भी बुरे हालात पैदा हो सकते हैं, बदतर स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन अब चूंकि इसी हफ्ते दोनों देशों ने एक करार किया जिनेवा में, जहां पे कि 115% दोनों देशों ने अपने अपने टैरिफ घटाने की बात कही। अब अमेरिका चीन के प्रोडक्ट्स पे 30% टैरिफ लेगा, जबकि चीन अमेरिकी प्रोडक्ट्स पे सिर्फ 10% का टैरिफ लेगा। इसके बाद अब पूरी दुनिया में हालात एकदम से बदलते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे बाजार हो या इकोनॉमीज हो। और उसी को लेके अब जेपी मॉर्गन ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है कि अमेरिकी इकोनॉमी अब मंदी की जद में जाने की जो चपेट है उससे थोड़ा सा बचती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये रिस्क अभी भी एलिवेटेड है, यानी अभी भी बढ़ा हुआ है, जो कि उन्होंने 50% का कहा है। इसमें एक अमेरिका को फ़ायदा जो बड़ा और मिल रहा है इसके साथ ही, वो मिल रहा है महंगाई दर में, जहाँ पे कि जो कंज्यूमर स्पेंड है, जो कि एक बड़ा फैक्टर है,
जिसमें एनर्जी और फूड प्राइसेस शामिल नहीं है, वो उसके 3.5% पे इस साल रहने की उम्मीद है, जिसकी कि पहले 4% पे रहने की उम्मीद थी। अभी जो अप्रैल का एक तरह से सीपीआई का जो डेटा आया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का या महंगाई का अमेरिका का रिटेल का जी, वो 2.3% पे आया है, जो कि मार्च में 2.4% पे था। इसका मतलब ये है कि अमेरिका में महंगाई दर एक तरह से कंट्रोल्ड है, और यही वजह है कि महंगाई के आंकड़े आए, वैसे ही राष्ट्रपति ट्रंप ने पावेल साहब को तुरंत बोल दिया कि साहब अब आप रेट कट तुरंत कीजिए। तो अमेरिका असल में अब कई मोर्चों पे अपनी इकोनॉमी को तेजी से आगे बढ़ाने में या रिवाइव करने में लगा हुआ है, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज डोनाल्ड ट्रंप के सामने था भी, क्योंकि तमाम दुनिया से ये बात कही जाने लगी थी कि ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने की मुहिम लेके चले हैं, इसके चलते कहीं अमेरिका रिसेशन के दौर में न चला जाए और बुरी तरह से मुश्किलों में न फंस जाए। तो अब वो सोचे कि कल वो वहाँ थे, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया थे, सऊदी अरब थे, उसके बाद आपका सीरिया में भी उन्होंने बात की है, जो वहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं, लीडर हैं। तो सऊदी अरब के साथ $600 अरब की डील की है अमेरिका ने। तो अमेरिका अब पूरी दुनिया में ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से इन्वेस्टमेंट आए, किसी तरह से ट्रेड को आगे बढ़ाया जाए, और उस मुहिम में अब ऐसा जान पड़ रहा है कि कुछ सफलता भी मिलती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पे कि जो इकॉनमी के मंदी में जाने के की आशंका कम हो रही है। प्रवीण सर, इस पिक्चर में भारत को भी लाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, WTO पे कहा जा रहा है कि भारत ने एक पत्र डाला है और कहा है कि जितने भी जो सामान टैरिफ की बात कही जा रही थी, उस पर भी टैरिफ लगाने की बात कही जा रही है। भारत कुछ जैसे सेब हो गया और तमाम तरह के ड्राई फ्रूट्स है, उस पर कहा जा रहा है कि अमेरिका पर हम ज़्यादा टैक्स ले सकते हैं। वो वाला मामला क्या है सर, क्या? और भारत का बिगर पिक्चर भी बताइएगा भारत को लेकर। उसमें भारत WTO के पास गया है, और वहाँ पे उसने जाके कुछ एल्यूमिनियम हो गए या सेब हो गए, इस तरह के प्रोडक्ट्स पे एक काउंटर जो ड्यूटी है टैरिफ लगाने की, वो बात कही है। दोनों देशों के बीच में देखिए, इसी 17 तारीख से 4 दिन के दौरे पर पीयूष गोयल अमेरिका फिर से जा रही है। 4 दिन का दौरा है, जहाँ पे ट्रेड को लेके, जो ट्रेड डील को लेके एक बड़े पैमाने पर वहाँ बातचीत अमेरिकी अफसरों के साथ उनको ही होनी है। क्या इस बातचीत में कोई हल निकलेगा? क्या इस बातचीत में भारत का एक खाका तैयार होगा अमेरिका के साथ ट्रेड डील का? ये एक बड़ी देखने वाली बात होगी। भारत इस वक्त बहुत सावधानी से सारे ऑप्शंस को देखते हुए प्रोडक्ट वाइज एक अपना पक्ष तैयार कर रहा है जी, ताकि अमेरिकी जो टैरिफ हैं, जो 26% के रेसिप्रोकल टैरिफ भारत पर लगाए गए हैं, उनसे बचा जा सके। जी, अब इस पिक्चर में सर गोल्डमैन सैक्स और चीन को भी लाते हैं सर। कहा जा रहा है कि उन्होंने भी चीन को लेकर अच्छी बातें कही हैं। वो क्या मामला है, उसको भी समझाइए सर। नहीं, देखिए, चीन को लेके जो एक तो बड़ी बात यह है कि चीन की इकोनॉमी के 4.6% के रेट से बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। गोल्डमैन सैक्स ने भी ये बात कही है, और पहले इसका अनुमान 4% का था। लेकिन अभी भी 4.6% की भी अगर रफ्तार से चीन की इकोनॉमी बढ़ती है, तब भी वो जो 5% का चीन का एक टारगेट था कि इस साल 5% की रफ्तार से आगे बढ़े, वहाँ पर वो टारगेट पूरा होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन दोनों देशों के बीच में जो एक डी-एस्केलेशन हुआ है ट्रेड को लेके, उसका फ़ायदा जाहिर तौर पर चीन को भी मिलेगा, और इसी बात की तस्दीक एक तरह से हम कहें तो गोल्डमैन सैक्स करता हुआ दिखाई दे रहा है। तब भी सर ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो बन नहीं पाएगा, क्योंकि इंडिया इज लीडिंग। नहीं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी चीन के बनने के अभी फिलहाल कोई वो आसार नहीं है, क्योंकि चीन की इकोनॉमी में इसके अलावा भी दूसरे कई बड़े पेच हैं, जहाँ पे कि आपका कंजम्पशन का रिवाइव होना एक बड़ा चीन के लिए चैलेंज बना हुआ है, चुनौती बनी हुई है इस बात की। दूसरा, चीन में जो रियल एस्टेट सेक्टर है, वो जिस तरह से पिछले कुछ सालों में धराशायी होता हुआ नज़र आया है, इन्वेंट्री बहुत है, खरीदार है नहीं, वहाँ पे सरकार किस तरह से उसको रिवाइव करेगी, एक बड़ा चैलेंज वो है। तीसरी चीज़ और बड़ी चीज़ ये है कि चीन तकरीबन $400 बिलियन का बिल्कुल रिसेंट पे उसने एक पैकेज अनाउंस किया है, स्टिमुलस पैकेज, जिसके जरिए वो पूरे के पूरा जो इकोनॉमी है उसको खड़ा करना चाहता है। वहाँ पे वो कंजम्पशन के लिए लोगों को पैसा उनके हाथ में दे रहा है। तो चीन एक आर्टिफिशियली इकोनॉमी को रिवाइव करने की जो कोशिश कर रहा है, उसमें हालांकि अब ये बड़ा
अच्छा एक तरह से कहा जाए कि मौका मिला है, जहाँ पे कि दोनों देशों ने अपने तनाव को कम कर लिया है। लेकिन अभी भी लंबा वक्त एक चीन को तय करना होगा। दूसरी तरफ भारत, आप समझिए कि इस हालात में भी, इतनी अनिश्चितता में भी 6.5% या 6.4% के आसपास का ग्रोथ 2025-26 में करने की ओर आगे बढ़ रहा है जी। तो और एक और बात जो भारत के फेवर में जा रही है, भारत में भी महंगाई को कम करने में मदद मिली है। महंगाई का जो दर है वो 4 साल से भी ज़्यादा वक्त से कम के लेवल पे आ गई है। 3.6 से घटकर 3.34 होना सर, और अब तो जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है वो 3.16 के आसपास है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय शेयर बाजार की। भारत ने एशिया के शेयर बाजारों में एक बड़ी छलांग लगाई है। बैंक ऑफ अमेरिका, यानी जिसको आप BOFA के नाम से जानते हैं, उसके फंड मैनेजर सर्वे के अनुसार भारत अब जापान को पीछे छोड़कर सबसे पसंदीदा एशियाई मार्केट बन गया है। 42% फंड मैनेजर्स ने भारत को एशिया में निवेश के लिए सबसे बेहतर माना है। इसके बाद जापान जो 39%, चीन 6% और सिंगापुर 3% रहे। सर, भारत क्यों बना निवेशकों की पहली पसंद और जापान क्यों पिछड़ गया, ये भी बताइएगा। देखिए, हाल के वक्त में अगर हम देखें तो इंडिया को एक बड़ा बेनिफिट होता हुआ नज़र आ रहा है, जो चीन और अमेरिका का जो टैरिफ को लेके जो विवाद खड़ा हुआ उसमें, और जो चीन से जो सप्लाई चेन का जो शिफ्ट होने की बात है, जिसको हमने बार बार डिस्कस भी किया है, उसकी वजह से भी भारत को फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो फ़ायदा इंडियन मार्केट्स में भी नज़र आने की उम्मीद है जी। और इसी वजह से जो आपका बैंक ऑफ अमेरिका की जो सबसे ताज़ा तरीन रिपोर्ट है, सर्वे है, बेसिकली फंड मैनेजर सर्वे है, आपको बता दूं मैं 208 पैनलिस्ट हैं जिन्होंने इस सर्वे में हिस्सा लिया है और ये सब जो फंड मैनेजर्स हैं, ये कुल मिला के लगभग $522 बिलियन का फंड मैनेज करते हैं। तो इतने बड़े फंड को मैनेज करने वाले लोगों ने ये कहा है कि भारत का बाजार सबसे पसंदीदा बाजार है उनका इस वक्त मौजूदा हालात में। 42% जो सर्वे में शामिल लोग हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। दूसरे नंबर पर जापान सबसे पसंदीदा ठिकाना बना हुआ है। पूरा आपका एशिया पैसिफिक रीजन की बात हम कर रहे हैं, 39% के लेवल पे। तीसरे नंबर पर 6% के लेवल पर चीन है और उसके बाद 6% ही सिंगापुर के लिए है। तो इंडिया इस वक्त जो बात बार बार कही जा रही थी कि भारत जो है उसको चीन और अमेरिका के टकराव का एक बड़ा फायदा हो सकता है, ग्लोबल लेवल पर कंपनियां भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर देख सकती हैं और भारत में अपना बेस बनाने के लिए कदम उठा सकती हैं, और वही चीज़ अब बैंक ऑफ अमेरिका की इस सर्वे में दिखाई दे रही है। जी, अब सर भारत क्यों बना निवेशकों की पहली पसंद, तो कुछ पॉइंटर्स है उस पर भी मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा। एक तो कहा जा रहा है कि ग्लोबल ट्रेड टेंशन के बीच में जो सप्लाई चेन में जो बदलाव आया है वो एक बड़ा फैक्टर है। दूसरी बात कहा जा रहा है सर कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कंजम्पशन थीम्स में मजबूती दिख रही है, भरोसा दिख रहा है, वो है फिर सतत इकोनॉमिक ग्रोथ आउटलुक और राजनीतिक स्थिरता, यानी जो पॉलिटिकल जो स्थिरता दिख रही है लीडरशिप के मामले में, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। और सॉफ्टवेयर और टेलीकॉम सेक्टर में ओवरवेट पोजीशंस की भी बात कही जा रही है। और कुछ रोचक जानकारियां वो भी मैं बता दूं सर, सेमीकंडक्टर सेक्टर पर जो नकारात्मक दृष्टिकोण था सर, उसमें बदलाव देखने को मिला। 59% से वो घटकर 42% हुआ है। और अर्निंग स्लो डाउन की जो उम्मीद थी वो 78% से घटकर अब 58% हुआ है। ऊपर की ओर अर्निंग रिवीजन की भी जो संभावना है वो भी एक तीसरा फैक्टर है, वो कहा जा रहा है कि वो पहले से बेहतर है। सर इस पर कुछ अगर आप कमेंट करना चाहें। बिल्कुल, देखिए चौथी तिमाही के जो कंपनियों के नतीजे हैं, वो जैसा पहले माना जा रहा था कि नतीजे शायद बहुत खराब आएंगे, वैसा नहीं नज़र आ रहा है। लिस्टेड कंपनियों के आप समझिए कि जो, और इसमें फाइनेंशियल कंपनियां भी, अगर बैंक्स को अगर हम इंक्लूड करें, लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट नज़र आया है लिस्टेड कंपनियों का, उसमें 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट बैंकों ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। तो जो चौथी तिमाही के नतीजों की बात आ रही थी कि ये पिछले जो इससे तीसरी तिमाही थी वहाँ सुस्त नतीजे दिखाई दे रहे थे, इस बार भी कमज़ोर नतीजे आएंगे, वो एक जो आशंका थी भारतीय कंपनियों ने उस आशंका को तोड़ा है। लगातार कंपनियों के अच्छे नतीजे भी आए हैं। बाकी की जो बातें हैं, मान लीजिए महंगाई में कमी है, बड़ा फैक्टर है। आरबीआई ने इसी दौरान रेट कट किया है, 2 बार रेट कट हुआ है, उसका फ़ायदा आपको पूरी की पूरी कंजम्पशन थीम को मिलता हुआ नज़र आएगा। और तीसरा बड़ा जो सरकार का नीतिगत फैसला है कि 12 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ये तीनों
जो फैक्टर हैं ये मिलके इंडियन इकोनॉमी में एक बड़े बूस्टर डोज का काम करेंगे और वो मार्केट्स में भी नजर आएगा जब लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा होगा। इसके साथ ही अब जून में होने वाली जो एमपीसी की बैठक है उस पर सबकी नज़र होगी और माना यह जा रहा है कि इस साल कई स्टेप्स में आरबीआई एसबीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट भी है सर, जैसा कि आप कह भी रहे थे कि 150 बेसिस पॉइंट्स की जो है कटौती की उम्मीद की जा रही है। एसबीआई जो सिक्योरिटीज है उसको इसी फिस्कल में उसको हैंडल करते हैं सौम्यकांति घोष साहब, बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। अब सर जापान क्यों पिछड़ गया, इसके पीछे भी एक लॉजिक दिया गया है। कहा जा रहा है कि निक्केई 225 इस साल अब तक 4.4% गिरा है, जबकि भारत का जो निफ्टी 50 इंडेक्स है वो 4% की बढ़त के साथ है। चीन को भी लेकर कही जा रही है रिपोर्ट में सर बातें। बीओएफए ने कहा है कि पिछले महीने तक चीन सबसे कम पसंद किया गया मार्केट था, लेकिन अब वो तीसरे स्थान पर आ गया है। ये दिखाता है कि चीन के प्रति भी निवेशकों का जो नजरिया है सर वो धीरे धीरे सुधरता हुआ दिख रहा है। अब सर इसी पिक्चर में सर आपसे एक और राय लेना चाहेंगे जिम रॉजर्स साहब का, उसके बारे में भी कुछ कमेंट कीजिए। उन्होंने कहा कि ट्रंप के फैसलों के बीच भारत जो है निवेश के लिए यानी इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे भरोसेमंद जगह बन गया है। ये बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है और जिम रॉजर्स को हम लोग काफी समय तक कवर भी करते रहे हैं सर। नहीं बिल्कुल, उन्होंने ये कहा है कि भारत को लेकर उनका जो भरोसा है वो लगातार बढ़ा है। भारत की आर्थिक नीतियां सही डायरेक्शन में है। भारत लंबे वक्त बाद पहली बार कारोबार, बिजनेस और इकोनॉमिक्स को लेकर चल रहा है, सही डायरेक्शन में चल रहा है और इसीलिए उन्होंने कहा है कि अपने जीवन में पहली बार मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि मुझे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं लंबे वक्त के लिए भारत में पैसा लगाना चाहता हूं। तो ओवरऑल जो भारत की जो आर्थिक नीतियां हैं उसको लेके जिम रॉजर्स ने एक बड़ा भरोसा जताया है। और आपको मैं बता दूं कि जिम रॉजर्स अकेले नहीं हैं, इसके पहले आप चाहे क्रिस वुड को देख लीजिए, मार्क मोबिस को देख लीजिए, कई बड़े दिग्गज इन्वेस्टर जो खास तौर पर साउथ एशिया को या एशियन मार्केट्स को देखते हैं, इमर्जिंग मार्केट्स को कवर करते हैं या देखते हैं या वहाँ पे पैसा लगाते हैं, उन सब ने भारतीय बाजार को एक बड़ा उस पर अपना बुलिश रुख अख्तियार किया हुआ है। हाल के वक्त में जब ट्रेड टेंशन पैदा हुई दोनों देशों के बीच में, चीन और अमेरिका के बीच में, और दुनिया भर पे टैरिफ अमेरिका ने लगाए, उस दौरान एक बात जो निकल कर पॉजिटिव निकल कर आई वो ये निकल के आई कि भारत इस पूरे मौके का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी साबित हो सकता है जी। और यही वजह है कि एफआईआईज का अगर आप देख लीजिए लगातार पिछले आप देखिए अप्रैल से लंबा चौड़ा अमाउंट एफआईआईज भारतीय बाजारों में, मई का ही डेटा है सर, 15,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी है। लेकिन सर एक और कमेंट आपसे हम लेना चाहेंगे। इन्होंने ट्रंप को लेकर बड़ा रोचक बात कहा है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप के साथ समस्या ये है कि अगले सप्ताह तक वो अपना मन बदल लेते हैं, ये उनके साथ समस्याएं हैं और इस वजह से वो कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म जो निवेशक है उनके बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन है। लंबी अवधि के लिए जो निवेशक जो पैसा लगाना चाहते हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं कि कहाँ पैसा लगाने लगा है। नहीं, ट्रंप का देखिए अगर आप अप्रैल से देखें, 2 अप्रैल से लेके अब तक ट्रंप ने कितनी बार यू टर्न लिए हैं वो शायद मुझे लगता है कि उसका आकलन भी कर पाना मुश्किल होगा। वो आज जो बात बोलते हैं हो सकता है उसके दूसरे दिन उस बात से पलट जाएं। लेकिन टैरिफ को लेके अब मुझको लगता है मोटे तौर पर ट्रंप को जो वस्तु स्थिति है या जो धरातल की वास्तविकता है वो अब उनको समझ में आ गई है। उनको ये अच्छे से, चाहे आप अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी हों, जो जिनको वित्त मंत्री आप मान लीजिए स्कॉट बेसेंट, उनकी तरफ से या दूसरे जो आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने साफ तौर पर समझा दिया है कि यहाँ आपको लचीला रुख अपनाना होगा, इसके बगैर काम चलेगा नहीं। आंकड़े भी तो बता रहे हैं सर कि वो अमेरिका की जो इकोनॉमी है 0.3% के दर से श्रिंक कर रही हुई। नहीं तो वो अब चीज़ ट्रंप को समझ में आई और इसी वजह से जो बेसेंट की अगुवाई में जब जेनेवा मीटिंग हुई तो अमेरिका ने, आप समझिए कि एक ऑलिव ब्रांच चीन को एक तरह से दी, अपना हाथ बढ़ाया, जबकि चीन के लिए ट्रंप बार बार कह चुके थे कि गेंद उनके पाले में, हमको किसी तरह का एक्शन अपनी तरफ से नहीं लेना, चीन को अगर डील करनी है तो चीन को सामने आना पड़ेगा। लेकिन चीन अड़ा रहा और अंत में अमेरिका को सामने आना पड़ा और अमेरिका ने हड़बड़ी में, जल्दी में फटाफट एक डील की, 90 दिन का पॉज लगाया। 90 दिन के लिए दोनों देश एक दूसरे पर 30% और 10% का टैरिफ लगाएंगे। तो अब मोटे तौर पर जो मुझको समझ में आ रहा है, अमेरिका रियलिस्टिक होकर थोड़ा सोच रहा है, ग्राउंड रियलिटी डील कर रहा है। बिल्कुल जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जग्गी ब्रदर्स की, ब्लू स्मार्ट की।
बड़ी खबर यह आ रही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इलेक्ट्रिक वाहन से जुड़े कुछ डिजिटल वॉलेट्स की जांच की जा रही है। माना जा रहा है कि यह कदम देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस देने वाली ब्लू स्मार्ट के अचानक बंद होने के बाद कदम जो है उठाया गया है। इसके बंद होने के बाद यूजर्स जो है वॉलेट में जमा अपने पैसे निकाल नहीं पाए और ब्लू स्मार्ट के डिजिटल वॉलेट को यूज करने वाले यूजर्स को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सर, वॉलेट, जग्गी ब्रदर्स, जनसॉल वाला पूरा मामला क्या है, तुम आसान भाषा में समझाइए। नहीं, देखिए, ताज़ा मामला जो है वो एक गंभीर चिंता पैदा करता है। गंभीर चिंता इस बात की कि जो आम कस्टमर हैं, अगर वो किसी आपका ऐप है उसके अगर वॉलेट में पैसा डालते हैं और कंपनी अगर फंसती है, डूबती है या किसी तरह की समस्याएं पैदा होती हैं तो उस पैसे का क्या होगा जी। अब इनमें एक क्लोज्ड लूप वॉलेट का मामला सामने आता है। क्लोज्ड लूप वॉलेट का मतलब हो गया कि एक जो प्लेटफॉर्म, तय प्लेटफॉर्म है, सिंगल प्लेटफॉर्म, उसी में आपका वॉलेट वर्क करेगा जी। वहां पे आपका जो पैसा पड़ा हुआ है उस पैसे को लेके कितना बड़ा संकट है कस्टमर्स के पैसे को लेके, ये बात सामने आई है जब ब्लू स्मार्ट के हजारों कस्टमर्स ने इस बात की शिकायत की कि उन्होंने जो ब्लू स्मार्ट के जो ऐप है वहां पर अपना पैसा डाला था, पैसा लोड किया था, अब उस पैसे को ना वो निकाल पा रहे हैं ना वो उसको ट्रांसफर कर पा रहे हैं। पैसा रिफंड भी नहीं हो रहा है और पैसा उनको वो निकाल भी पा रहे हैं। इस मुश्किल को जब देखा गया तो आरबीआई ने अब इस पूरे मामले की पड़ताल करने का मन बना लिया है। इसमें जो न केवल ऐसे ऐप्स को लेके उनसे बात की जा रही जो ईवी रिलेटेड हैं, बल्कि जो चार्जिंग से जुड़े हुए प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर भी उनके ऐप्स और उनके वॉलेट्स को लेके भी आरबीआई कंसल्टेशन कर रहा है, आरबीआई बातचीत कर रहा है। इस तरह की खबरें आई हैं। हालांकि ब्लू स्मार्ट के हवाले से ये बात आई है कि 90 दिन में लोगों का पैसा वापस होगा, लेकिन फिर भी इसमें इसके साथ कितने बड़े रिस्क एसोसिएटेड हैं ये एक बड़ा मसला और आरबीआई इसी चीज को असेस करने की कोशिश कर रहा है। प्रवीण सर, जैसे ये जो जनसॉल वाला मामला आया था उस समय कहा गया था कि 5 to 7 वर्किंग डेज में ना आपके वॉलेट में जो पैसा है वो वापस कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल वो पैसा वापस होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन अब मैं बिगर पिक्चर पर आपसे बात करना चाहूँगा। देखिए, भारत में जितने भी वॉलेट सर्विसेज देने वाले प्लेटफॉर्म हैं वो रिजर्व बैंक के तो अंडर में आते ही हैं। अब उसमें जैसे एग्जाम्पल जैसे आपने बताया सर, पेटीएम वॉलेट है, फ़ोनपे का वॉलेट है, अमेजन पे का है, लेकिन इस कहानी को मैं पेटीएम के साथ आपसे जोड़ना चाहूँगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक वाला जो मामला था वो भी देखने को मिला था, उस समय भी आरबीआई की शक्ति हुई थी। ये लगातार ये जो बार बार ये मामला देखने को मिल रहा है सर, उस समय बहुत हलचल नहीं। देखिए, आपको एक चीज़ बता दूं, पिछले कुछ वर्षों में जो वॉलेट वाला मसला है ना, मामला वो शांत हुआ है इस वजह से क्योंकि वॉलेट्स की किसी को जरूरत हुई नहीं। जब से यूपीआई आया है वॉलेट्स का धंधा एक तरह से बंद है और अब आपको वॉलेट में पैसे डालने वाला ये पूरा जो पहले एक आपको 5-6 साल पहले का हिसाब है वो तकरीबन थमता हुआ दिखाई दे रहा है। हुआ इसमें क्या है कि जिन प्लेटफॉर्म के खुद के अपने वॉलेट हैं जो आप उनकी सर्विसेज को यूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके अपने निजी मतलब वॉलेट्स हैं, वहां पे मामला ज्यादा फंसा हुआ। जैसे ब्लू स्मार्ट का अपना वॉलेट है जहां आपने पैसा लोड किया और अब आप उसकी राइट को ले सकते हो, आपने उससे पेमेंट कर दिया। या मान लीजिए ओला का अपना वॉलेट है या रैपिडो के अपने वॉलेट है और इस तरह के बाकी जैसे पेटीएम के हैं या अमेजोन के, इनके जरिए आप दूसरे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। ओके। तो जो आपको बात है ना क्लोज्ड लूप वॉलेट, यहाँ पे वो मसला सामने आ जाता है और यहाँ पे इसी वजह से ये संकट पैदा हो रहा है कि अगर इनके प्लेटफॉर्म से आप दूसरी सर्विसेज नहीं ले सकते तो यहाँ पे पैसा कस्टमर्स का कितना सेफ है और इसके साथ कस्टमर्स की सेफ्टी, उनके पैसे की सेफ्टी को लेके आरबीआई ने एक बड़ी चिंता, जब बड़े पैमाने पर लोगों की शिकायतें पहुंची तो आरबीआई ने उस पे अब आप एक कदम उठाता हुआ आरबीआई दिखाई दे रहा है और इन पे यहाँ पे इस पूरे मसले को गौर कर रहा है, जिसमें अलग अलग जो स्टेक होल्डर हैं जो ईवी चार्जिंग से भी जुड़े हुए हैं उनके साथ इसकी जानकारी पूरी ली जा रही है और इस मामले में कुछ कदम उठाया जा सकता है। बड़ी बात असल में इसमें यही है कि ग्राहकों के साथ किस तरह की परेशानियां पैदा हो जाती हैं जब आप इस तरह की कंपनियों के साथ, कंपनियां अपने ही हाथों अपने पैरों पर मतलब कुल्हाड़ी मार लेती हैं। जनसॉल का मामला अपना ऐसा ही मामला है जिसमें अपने चलते हुए बिजनेस को उसके प्रमोटरों ने खुद धराशायी कर दिया। जी, उस कहानी को भी जानेंगे, लेकिन सर अब ब्लू स्मार्ट की बात हो रही है तो
अनमोल और पुनीत सिंह जग्गी ने जंसौल इंजीनियरिंग से रिजाइन कर दिया सर, ताज़ा अपडेट ये है। और उसके अलावा जंसौल इंजीनियरिंग के शेयर की भी बात की जाए तो लगातार 2 दिन से इसमें अपर सर्किट देखने को मिल रहा है, 50 के निचले वो उनके रिजाइन के बाद से ही शेयरों में तेजी आई है। जी, जब अभी से बोर्ड 59 हटे हैं। हाँ अभी 59.47 के आसपास ट्रेड हो रहा है सर। तो अब आप बताइए सर उस कहानी को कैसे आप इस चीज़ से नहीं, जोड़ देखिए रहे हैं? ये ग्राहकों की समस्या, ग्राहकों की इसमें गलती क्या है, ये सबसे बड़ी सवाल है। चाहे मैं कहूँ न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का आप मामला उठा लीजिए, या अब ब्लू स्मार्ट के जो वॉलेट में फंसे कस्टमर्स का मामला उठा लीजिए, दोनों का स्केल अलग है, दोनों चीज़ों के मसले अलग हैं, लेकिन कहानी एक है। आम आदमी परेशान होता हुआ दिखाई देता है, उसका पैसा फंसता हुआ दिखाई देता है। ऐसे वक्त पे जब महंगाई ऊंची है, जब लोगों की आमदनियां नहीं है, आपने उसमें पैसा डाला, आपका पैसा वहां लॉक हो गया। इस तरह के मामले याद है आपको कहाँ दिखाई दिए थे? जब क्रिप्टो एक्सचेंजेस बंद होना शुरू हुए थे। अब से 2 ढाई साल 3 साल पहले की बात है, 21 के आखिर की बात होगी जहाँ तक मुझे याद है, जब क्रिप्टो एक्सचेंजेस, क्रिप्टो में कमाई होना बंद हो गई और जो एक्सचेंज हैं उनसे बिकवाली शुरू हुई, तो उन्होंने लॉक करना चालू कर दिया कस्टमर्स के खातों को। आपके खाते में आपका पैसा दिखेगा, बढ़ रहा है घट रहा है वो दिखेगा, लेकिन आप उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते, रिडीम नहीं कर सकते। तो तब भी एक बड़ा संकट पैदा हुआ था। तब सरकार जागी थी, फिर उसको लेकर तमाम कई तरह के तरीके रूल्स कदम एंड उठाए गए, रेगुलेशंस लेकिन मसला वहां पे भी कस्टमर के फंसने का था। कस्टमर्स के न्यू इंडिया जो कोऑपरेटिव बैंक है, वहां पे भी लाखों कस्टमर फंस गए जब बैंक में गड़बड़ी, लिक्विडिटी की को लेकर मुश्किलें आई, फ्रॉड की बात सामने आई और आरबीआई को पूरे के पूरे बोर्ड को सुपरसीड करना पड़ा। जी, तो इस तरह की घटनाएं ये बताती हैं कि आरबीआई के बहुत सख्त रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के बावजूद, बहुत सख्त रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बावजूद भी कंपनियां और बैंक्स हों, उनमें इस तरह की गड़बड़ियां दिखाई देती हैं। और इस सब पूरे जो समस्याएं हैं, इसका अंतिम शिकार हो जाता है एक आम आदमी। जी। तो क्या बचे सर, लास्ट कमेंट आपसे समझना चाहेंगे, अगर आम यूज़र जो है जो इन तरह के ऐप्स का इस्तेमाल कर रहा है तो वो क्या करे? इन सब जो प्रिवेंटिंग पॉलिसी क्या होनी चाहिए? आपका देखिए, अब इसमें दूसरी बात ये आ जाती है कि आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि कौन सी कंपनी कब तक चलेगी। ये एंटायरली एक रिस्क तो है, जाहिर तौर पर बात है, लेकिन यहाँ पे बात एथिक्स की आ जाती है, बात वैल्यूज़ की आ जाती है, बात कामकाज करने के तरीकों की आ जाती है। जब आपको जो अगर पर्टिकुलरली अगर मैं इस मामले की बात करूँ, ब्लू स्मार्ट के मामले या जेंसोल की, पैसा पीएफसी से मिला, पैसा इरेडा से मिला, पैसा मिला गाड़ियां खरीदने के लिए, खरीदा गया कैमेलिया में घर, फ्लैट, और बाकी अपने शौक और आराम के लिए खरीदा गया। जैसा सेबी की रिपोर्ट है, किसी और की रिपोर्ट नहीं, सेबी की रिपोर्ट है कि आपने 43 करोड़ रुपए यहाँ। तो जब आपने उस बिजनेस को, अब वो ब्लू स्मार्ट का बिजनेस बिकने की कगार पे खड़ा हुआ, उसके लिए बोली लगाई जा रही। केवल कस्टमर नहीं परेशान है, एक अच्छी खासी टैक्सी सर्विस जो ग्रीन सर्विसेज दे रही थी, उसके ड्राइवर भी परेशान है। एग्जैक्टली, रोजगार जुड़ा हुआ था, रोजगार जुड़, तो ये एक बड़ी विडंबना जैसी हालात को दिखाती है। चलिए, तो बहुत शुक्रिया प्रवीण सर आपका, आपने तमाम मुद्दों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मन नहीं।